हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं कक्षा 9 भूगोल के अध्याय नंबर 1 को। और यहां पर इस वीडियो के साथ हम लोग कक्षा 9 के भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा पहला अध्याय है इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। और यहां पर इस वीडियो में हमें जानना क्या है? तो भारत की स्थिति और आकार के बारे में जानेंगे कि भाई हमारा देश जो भारत है वो पूरे विश्व में कहां पर स्थित है, उसकी स्थिति क्या है, उसका आकार क्या है, इन चीजों के बारे में मतलब भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, और यहां पर इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जब आगे के अध्यायों को पढ़ोगे तो भारत के बारे में और भी तरीके तरीके की चीजें हमको समझने को मिलेगी। भारत के जलवायु को समझना होगा, जनसंख्या को समझना होगा, भौतिक स्वरूप को समझना होगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले भारत के आकार और स्थिति को समझते हैं। यहां पर क्या बोलता है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये सारी बातें तो आपको पहले से ही पता है कि भाई भारत जो देखो, भारत प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में मतलब कि जब यहां 5 दशक लिखा हुआ है लेकिन अब ज्यादा हो चुका है, 7 दशक हो चुका है। समझ के मतलब कि जब से देश आजाद हुआ है तब से हमने बहुत ज्यादा विकास किया है। बहुत तरीके से सामाजिक आर्थिक रूप में हम लोग बहुत उन्नति कर चुके हैं। हमारे देश में कृषि में, उद्योग में, तकनीक में, सभी चीजों में विकास हो रहा है। और साथ ही साथ विश्व के इतिहास में भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये सब चीजें तो जनरल बातें हो गई, हमको पता है। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले इस अध्याय के पहले हिस्से को समझते हैं जो कि है स्थिति, यानी भारत की स्थिति क्या है विश्व में, इसको हम लोग समझते हैं। मतलब कि विश्व के मानचित्र में भारत कहां पर है ये चीज समझेंगे। अब कहता है कि भारत एक विशाल देश है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर है। अब यह बताई गई है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति के बारे में क्या बोल रहा है भाई? सबसे पहले कि भारत कहां स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने का मतलब क्या हुआ? तो भाई यहां पर बात है कि देखो, हमारी जो पृथ्वी है वो उसको एक गोलार्ध के रूप में देख लो, मतलब गोले आकृति के रूप में देख लो। अब यहां पर पूरी पृथ्वी को हमारे भूमध्य रेखा से, तुमने भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ा है, अगर भूमध्य रेखा पर से 2 हिस्सों में बांटो, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, यहां मानचित्र में भी समझ सकते हो इस चीज को कि भाई देखो ये हमारा पूरा ग्लोब है, हमारी पृथ्वी है, उसका एक मानचित्र निकाल दिया गया। अब यहां पर इसका ये रेखा कौन सा रेखा है? भूमध्य रेखा है, जो कि हमारी पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है उन दोनों के बीचों बीच से गुजरती है। अब ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा की वजह से हमारी पृथ्वी 2 गोलार्धों में बढ़ जाती है। एक ऊपर वाला गोलार्ध कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और यहां पर हमारा नीचे वाला क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से हमारा भारत कहां स्थित है भाई? हमारा भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। यहां पर देख लो, हमारा भारत स्थित है इस भूमध्य रेखा के ऊपर, यानी कि उत्तर में स्थित है। तो हमारा भारत कहां है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद क्या बात करता है? बोलता है कि अक्षांश की स्थिति और देशांतर की स्थिति बताता है। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा। नहीं पता है क्योंकि आपने पीछे के क्लासेस में पढ़ा होगा। नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में 1-2 मिनट में इसको समझाता हूं कि देखो, यहां पर हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी रेखाएं खींची गई हैं जो कि वास्तविकता में है नहीं, बस उसको हम मान लेते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास 2 प्रकार के रेखाओं की बात हो गई, एक अक्षांश रेखा और दूसरा देशांतर रेखा। तो हमारी पृथ्वी पर 2 प्रकार की ऐसी रेखाएं खींची गई हैं जो वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं। असली में ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर जाओगे तो लाइन खींचा हुआ नहीं है। हमने यहां पर अपनी पृथ्वी पर समय का निर्धारण करने के लिए, जगह की स्थिति को पता करने के लिए और भी तरीके के कारणों की वजह से हमने इन मानी हुई रेखाओं को, मतलब सोचा हुआ रेखा को पृथ्वी पर बनाया है।
एक उसमें से है अक्षांश और दूसरा देशांतर। ठीक है, अब अक्षांश क्या होता है भाई? तो यहां पर हमारी पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से, यहां पर उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक जो रेखाएं खींची जाती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती हैं इसको हम लोग देशांतर बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जो भूमध्य रेखा हमने देखा, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच है, भूमध्य रेखा के समानांतर हम लोग यहां पर पृथ्वी पर गोला गोला रेखाएं खींचते हैं। ये रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो एक रेखा हो गया अक्षांश और दूसरा हो गया देशांतर। देशांतर क्या हुआ भैया? हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कैसी रेखा हो गई? देशांतर रेखा। हमारे भूमध्य रेखा के समानांतर जो गोली रेखाएं, मतलब कि जो वृत्त रेखाएं हमने खींची, वो क्या हो गई? वो अक्षांशीय रेखाएं हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखो, अक्षांशीय रेखाएं जो होती हैं वो हमारा यहां से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है भाई? हमारे भूमध्य रेखा से शुरू होती हैं। और भूमध्य रेखा से शुरू होती हैं तो भूमध्य रेखा को हम लोग 0 डिग्री यहां पर बोलते हैं अक्षांश रेखा। और इस तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस तरफ, दोनों तरफ बढ़ते हैं तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग बढ़ते जाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं? पहुंच जाते हैं उत्तरी ध्रुव पर, जिसका मान कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 0 डिग्री से नीचे की ओर बढ़ते हैं। यानी कि देखो, एक हमारा रेखा हो गया, कौन सा? भूमध्य रेखा, उसके नीचे एक इस प्रकार से गोला, फिर उस प्रकार से गोला। तो यहां पर हम लोग जब नीचे की ओर बढ़ते हैं तो नीचे भी बढ़ने के दौरान यहां पर हमारा क्या आता है? आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ऐसे करते करते हम जाते हैं और यहां पर हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है वो कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम देखो तो यहां पर हमारे पास जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो 2 प्रकार की, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। तो जब हम यहां पर अक्षांश को दिखाते हैं, अक्षांश को बताते हैं, तो अगर हम यहां पर उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश को बता रहे हैं, जैसे 4 डिग्री बता रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 4 डिग्री उत्तर, ये लिखेंगे। ठीक है, 4 डिग्री नॉर्थ अंग्रेजी में लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश को दिखा रहे हैं तो यहां पर मान लो 4 डिग्री लिख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 4 डिग्री दक्षिणी या फिर 4 डिग्री साउथ। इस प्रकार से हम लोग बताते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अक्षांश हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद बात करो तो देशांतर की बात हम लोग कर लेते हैं। देशांतर क्या हो गया भैया? अभी तुरंत हमने बात किया कि भैया जो देशांतर होता है वो उत्तरी गोलार्ध से लेके दक्षिणी गोलार्ध तक मिलाया जाता है। ठीक है, तो क्या एक रेखा होता है? जी नहीं, एक रेखा नहीं होता है। कुल मिलाकर 360 रेखाएं होती हैं। ठीक है, 360 रेखाएं होती हैं। ठीक है, कैसे होती है भैया? इसका 0 डिग्री कहां पर है? तो देखो, यहां पर इसका 0 डिग्री जो है वो ऐसा नहीं था कि पृथ्वी के बीचों बीच था। हमने क्या किया? एक 0 डिग्री मान लिया। ठीक है, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। इसको हमने, इस रेखा को यहां से क्या मान लिया कि भैया ये 0 डिग्री है, देशांतर का 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा, क्या? अक्षांश का 0 डिग्री। और ये क्या हो गया? देशांतर का 0 डिग्री। अब यहां से हमने क्या किया? यहां से इस तरफ जब बढ़ते हैं तब हम इस तरफ क्या करते हैं? तब हम इस तरफ वैसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करते करते बढ़ते हैं और जब पीछे पहुंचते हैं तो कितना? 180 डिग्री पर पहुंचते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इस तरफ जाते हैं तो इस तरफ जाने के क्रम में भी 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचते हैं? 180 डिग्री तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब यहां पर इस तरफ जो हमारा देशांतर रेखा होता है इसको हम लोग पूर्वी रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस हिस्से में अगर किसी क्षेत्र के बारे में बताना होगा तो हम क्या बोलेंगे? भैया मान लो कि 4 डिग्री पूर्व में है। ठीक है, 4 डिग्री पूर्व देशांतर है, यानी इस रेखा के इस तरफ क्या है? 4 डिग्री पूर्व। और इस रेखा के इस तरफ क्या है? इस रेखा के इस तरफ है पश्चिम, यानी कि वेस्ट, और इधर क्या है? ईस्ट। तो यहां पर बताना होगा 4 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे? 4 डिग्री पश्चिम या फिर 4 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो यहां पर
पर ये देशांतर और अक्षांश का इस्तेमाल करके हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान को बता सकते हैं। जैसे होता है ना कि आप कहीं जाते हो तो एड्रेस बताते हो कि अरे भैया वो जो होटल है ना, होटल के बगल में मेरा घर है, ऐसे बोलते हो। लेकिन पृथ्वी तो भैया गोला सा है, तो पृथ्वी पर कैसे बताओगे कि कहां पे जाना है तुमको, कोई जगह कहां पे है। तो उसके लिए इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर को मिला करके हम लोग जो है किसी भी स्थान को पिन पॉइंट करते हैं, बताते हैं कि उसका एड्रेस कहां है। ठीक है, तो इन्हीं अक्षांश और देशांतर का यूज करके, इस्तेमाल करके हम लोग अपने भारत की स्थिति भी जानते हैं। तो भारत की स्थिति क्या है भाई? भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अब यहां पर जरा सा समझो कि यहां पर इसको मैं जरा सा साफ कर देता हूं, समझाता हूं। 8 डिग्री बोल रहा है भैया, तो यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अक्षांश की बात कर रहे हैं। तो अक्षांश कहां से शुरू होगा? अक्षांश हमारे इस भूमध्य रेखा से शुरू होगा। यहां से हमारा अक्षांश शुरू होगा, यहां से अक्षांश शुरू हो रहा है, तो यहां से अक्षांश हम लोग ऊपर की ओर गिन रहे हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते हम लोग कितने दूर ऊपर पहुंचे? 8 डिग्री 4 मिनट। तो भाई भारत का जो नीचे आपका तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है, सबसे नीचे वाला, वहां का कितना है अक्षांश? तो यहां पर मैं जरा सा दिखा देता हूं। यहां देखो भारत के नक्शे में, यहां देखो ये जो स्थान है इसका अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते 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 भारत का सबसे उत्तरी छोर जो है, जो कि हमारे कश्मीर में पड़ता है, यहां पर जो अक्षांश है वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि अक्षांशीय विस्तार, यानी अक्षांश के मामले में भारत का कितना विस्तार है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है भाई? हम लोग 0 डिग्री से गिनना शुरू करेंगे। 0 डिग्री कहां पर है? ये देखो है 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पूरब की ओर गिन रहे हैं, तो इस तरफ हम लोग गिनना शुरू करेंगे। तो ऐसे यहां पर आगे जब बढ़ेंगे तो कितना हमारा है? यहां पर हमारा अक्षांश कितना है? जरा सा सोचो। तो यहां पर अगर तुमने अभी तुरंत देखा होगा, याद किया होगा, तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। यानी कि यहां पर जब तुम 0 डिग्री से, जिसको कि प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, यहां से तुम जब पूर्व की ओर बढ़ते हो तो भारत का जो गुजरात का अंतिम हिस्सा है, अंतिम छोर है, उसका कितना है भाई? 68 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। और इसके बाद आगे बढ़ करके जब अरुणाचल प्रदेश के तुम अंतिम छोर पर पहुंचते हो, यानी सबसे पूर्वी हिस्से पर पहुंचते हो, तो इसका हमारा देशांतरीय विस्तार कितना है? तो वो देख लो यहां पर 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तुम्हारे भारत का विस्तार हो गया, यहां पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहली बात क्या भाई? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के साथ क्या? अगर देशांतर के हिसाब से देखो तो भाई पूर्वी गोलार्ध में है। तो हम लोग का जो भारत देश है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, जिसमें अक्षांशीय विस्तार तुम देख सकते हो, साथ में यहां से लेकर के यहां तक का देशांतरीय विस्तार भी देख सकते हो। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, और अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, तो यह तुम्हारा अक्षांश और देशांतर का विस्तार हो गया भारत के मामले में। और इसके साथ साथ और भी बात बताई गई है। क्या बताया गया है? बताया गया है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब यहां पर कर्क रेखा क्या होता है आपको पता होगा, पीछे के क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। नहीं पता तो शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि देखो, हमारी जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, इन अक्षांशीय रेखाओं में से कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो कि कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि कर्क रेखा हो गया, यहां पर मकर रेखा हो गया, इस प्रकार की और भी रेखाएं होती हैं जो कि महत्वपूर्ण होती हैं। तो कर्क रेखा हमारे भारत से होकर के गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा का मान कितना है? तो भाई 23 डिग्री 30 मिनट। अब यहां पर जरा सा देखो, तो यहां पर भारत के नक्शे को अगर तुम देखते हो तो यहां देखो, गुजरात से लेकर के यहां पर
पर हमारे इस गुजरात के हिस्से से लेकर के ऐसे होते हुए हमारे यहां पर मेघालय त्रिपुरा से होकर के गुजरता है और यहां पर हमारे भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा कितना हुआ? 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कर्क रेखा की भी बात हो गई, ये लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसके बाद बोलता है मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो भाई यहां पर देखो मुख्य भूभाग कहने का मतलब क्या है? मतलब यहां पर यह है कि देखो जब भारत की हम लोग बात करते हैं तो भारत में हमारे इस बड़े से हिस्से के अलावा कुछ द्वीप भी हैं। तो यहां पर द्वीप कहां पर है? यहां देखो लक्षद्वीप द्वीप समूह है यहां पर, और यहां पर हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यही बात बोलता है कि जो हमारा भारत देश है, भारत देश के अगर तुम उत्तर पश्चिम में देखोगे, सॉरी दक्षिण पश्चिम में देखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? लक्षद्वीप आ जाएगा, और दक्षिण पूर्व में देखोगे तो क्या आ जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां स्थित है? अरब सागर में स्थित है। यही बात यहां पर बता रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता है? अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात कीजिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहां पर एक बात बता रहा है कि भारतीय संघ राज्य की सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। ठीक है, इंदिरा बिंदु था भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा, जो कि लक्षद्वीप में पड़ता था इस जगह पे। तो ये क्या हुआ कि जब 2004 में सुनामी आई तो उस सुनामी में ये वाला हिस्सा, ये जगह, ये इलाका डूब गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे अब हम क्या बात करेंगे? भारत के आकार की बात करेंगे कि भाई भारत का आकार कैसा है। तो क्या बोलता है कि भारत जो है, भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, यहां पर देखो आप अगर याद करोगे तो डिटेल में किलोमीटर मिलेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार से। तो वो आप नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा, किताब में अगर आपसे पूछता है एग्जाम में, और नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि आपकी किताब में ही 32.8 दिया हुआ है। ठीक है, आगे कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब कि पूरी दुनिया में जितनी जमीन है, उस जमीन का 2.4% हिस्सा भारत के कंट्रोल में है, भारत के भूभाग में है। तो यहां पर देखो इस नक्शे में विश्व के सभी देशों को तुम देख सकते हो, जितनी भी जमीन है, जितना भी भूभाग है, उसमें भारत कितना है भाई? 2.4%। ठीक है, इसी प्रकार से अगर तुम देखो तो भारत विश्व का कितना बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि अभी तुरंत तुमको बताया जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है, देखो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, 7वां बड़ा देश है भाई। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यहां पर देखो हमारे पास है ये डाटा, ये जानकारी है। सबसे बड़ा देश है रूस। आजकल रूस ने यूक्रेन को भी कब्जा लिया है, तो और बड़ा देश बन गया है। इसके बाद है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है भारत। तो यहां पर 7वां सबसे बड़ा देश हमारा देश भारत देश हो जाता है। इसके बाद बात करें तो कहता है कि भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, और साथ में समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। मतलब यहां पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि देखो भाई हमारा देश जो है, हमारे देश की जो सीमा है वो कितनी है? स्थल सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा कहने का मतलब क्या हुआ? जहां पर हम लोग पैदल चल करके एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। मतलब कि जमीन का बाउंड्री है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री है। तो क्या है भाई? जमीन पर बाउंड्री है, हमने क्या किया? बैरिकेड लगा करके रखा है, तार वार लगा करके रखे हैं। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ, यहां पर अफगानिस्तान के साथ,
चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ हमारी क्या है, सीमा रेखा है, जमीनी सीमा रेखा। तो कुल लंबाई हमारी जमीनी सीमा रेखा की कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब इसके बाद बात करें तो भारत का समुद्री तट भी है, समुद्री तट यानी कि समुद्र का किनारा, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर। अब ये जो 7516 किलोमीटर है, इसमें हमारे जितने भी द्वीप समूह हैं सभी के समुद्री तट को भी गिना गया है, तब ये 7516 किलोमीटर हमको बताया जा रहा है। चाहे वो कितना भी छोटा द्वीप समूह हो, सबको जोड़ करके बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आगे बात करें तो क्या बोलता है कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। यानी कि किसकी बात कर रहा है, हिमालय पर्वत की बात कर रहा है। तो यहां पर देखो, इस तस्वीर से तुमको समझ में आएगा कहां कहां बोला भैया, बोला कि भारत के उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में क्या है, नवीनतम वलित पर्वत। भाई हिमालय श्रृंखला कहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो करके ये पूरा हिमालय, यहां से ऐसे गया, ऐसे पूरा ऐसे हिमालय। तो भैया देखो, हमारे उत्तर में क्या है, हिमालय, हमारे उत्तर पश्चिम में क्या है, हिमालय, उत्तर पूर्व में क्या है, हिमालय। तो हमारे भारत के उत्तर में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है, नवीनतम वलित पर्वत। मतलब हिमालय क्या है, एक प्रकार का नवीनतम वलित पर्वत है जो कि हमारी उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो क्या बोलता है, आगे बोलता है कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। अब इसके दक्षिण मतलब किसके दक्षिण, हमारा यह जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के दक्षिण का हिस्सा, तो यहां पर क्या है, हमारे देश का भूभाग चौड़ा है। यहां पर इस हिस्से में ये क्या हो गया, हमारा यूपी, बिहार, बंगाल, इसके बाद आ गया राजस्थान वगैरह वाला जो हिस्सा है, उत्तर भारत का हिस्सा, यहां पर क्या है, हमारा भारत देश की चौड़ाई काफी ज्यादा है। इसके बाद आता है 22 डिग्री, 22 डिग्री हमारा आ जाता है अक्षांश। 22 डिग्री अक्षांश के बाद भारत देश क्या हो गया है, इसकी भूभाग क्या होती गई है, धीरे धीरे संकरी होती गई है, पतली होती गई है। यही बात यहां पर बता रहा है। इसको मैं दूसरे तस्वीर से दिखाऊं तो तुमको समझ में आएगा कि बोल रहा है कि देखो भाई, हमारे इस हिमालय पर्वत की, हिमालय कहां पर स्थित है, तो हिमालय ऐसे यहां से ऐसे स्थित है। हिमालय के उत्तर में यहां पर भारत देश चौड़ा है। इसके बाद 22 डिग्री जो हमारा अक्षांश है, 22 डिग्री अक्षांश के बाद जब नीचे की ओर जाते हैं, दक्षिण की ओर जाते हैं, तब हमारा भारत देश संकरा होता गया है, पतला होता गया है। यही बात यहां पर बता रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो क्या बोलता है, इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यानी कि ये जो हमारा यहां पर संकरा सा भारत का हिस्सा है, यानी जो दक्षिणी हिस्सा है, इसके पूर्व में क्या है भाई, पूर्व में हमारा बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। इस तरफ क्या है, अरब सागर, इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये बात यहां पर बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो आगे क्या बोलता है, आगे यहां पर बोलता है चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यही बात, सिंपल सा बात बोल रहा है कि देखो, यहां पर हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लिया। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखने के बाद हमको क्या पता चला कि भैया देखो, अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो वो कितना है, लगभग 30 डिग्री, और देशांतरीय विस्तार भी देखोगे तो लगभग तुमको 30 डिग्री ही है। मतलब कि अगर हम लोग डिग्री के विस्तार से समझें तो जितना विस्तार हमारा अक्षांश का है उतना ही विस्तार हमारे देशांतर का भी है। लेकिन हमको देखने में ऐसा लगता है कि हमारा जो उत्तर दक्षिण का विस्तार है ये ज्यादा है, मतलब भारत देश लंबा ज्यादा है और चौड़ाई यहां पर कम है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। ये चीज यहां पर बोल रहा है। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, ठीक है।
मानक या अम्योत्तर कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर यह है कि देखो हमारे देश का जो समय निर्धारण होगा वो इसी रेखा के हिसाब से होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश को अगर देखते हो जो कि भारत के अंतिम छोरों पर स्थित हैं, एक पूर्वी छोर पर है, एक पश्चिमी छोर पर, इनके बीच में हमारा कितना अंतर है देशांतर का? तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। लगभग 30 डिग्री का अंतर होने के कारण क्या होता है, हमारे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने समय का अंतर हो जाता है? 2 घंटे का समय अंतर हो जाता है। मतलब कि जिस समय में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा उसके 2 घंटे के बाद हमारे गुजरात में सूर्योदय होगा। यह अंतर होने के कारण हमने क्या किया कि भारत देश के बीचों बीच एक रेखा पकड़ी, हमारे देशांतर के विस्तार के बीचों बीच हमारा जो रेखा पड़ा वो हो गया 82.5 डिग्री, और इसको हमने क्या मान लिया? मानक या अम्योत्तर। बोला कि भैया देखो ना तुम्हारी बात मानेंगे ना तुम्हारी बात मानेंगे, हम क्या करते हैं, बीच में एक रेखा खींच देते हैं और यहीं से हमारे देश का समय निर्धारण होगा। ठीक है, तो यह रेखा कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, और इसी रेखा के हिसाब से हमारे देश का समय निर्धारण होता है। और सभी देश के हिस्से, भारत के जितने भी देश के हिस्से हैं, सभी इसी रेखा के समय को मानते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई यहां पर हमारा जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है उसमें 2 घंटे समय का अंतर क्यों होता है? भाई अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे के बाद सूरज क्यों उगता है? तो देखो उसका कारण है। कारण क्या है कि देखो यहां पर क्या होता है, जब सूर्य की रोशनी निकलती है, सूर्य का प्रकाश आता है तो सबसे पहले कहां आएगा? पूर्वी हिस्से पर। और पूर्वी हिस्से के बाद धीरे धीरे जब हमारे पृथ्वी घूमेगा तो धीरे धीरे घूमेगा तो आगे के हिस्सों में धीरे धीरे सूरज की रोशनी बढ़ेगी। तो उससे क्या होता है कि जब सूर्य की रोशनी जो आगे बढ़ती है उसके बढ़ने का दर है कि 1 डिग्री देशांतर के क्षेत्र में सूर्य की रोशनी बढ़ने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा यहां पर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की दूरी कितनी है देशांतर के हिसाब से? लगभग 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री पार करने में कितना लगेगा? 4 गुना 30 बराबर 120 मिनट। 120 मिनट बराबर क्या हो गया? 2 घंटे हो गए। इस वजह से हमारे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे समय का अंतर होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी को 30 डिग्री देशांतर तक पहुंचने में 2 घंटे समय लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी धीरे धीरे गोल गोल घूम रही है तो धीरे धीरे रोशनी आगे बढ़ेगा, 2 घंटे के बाद रोशनी यहां पर पहुंचेगी। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बोलता है? बोलता है कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है भाई, क्या बोला इसमें? यहां पर बोला कि देखो जब हम लोग अक्षांश में उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, जैसे कि इस तरफ ऊपर की ओर जाओगे तो क्या होगा कि जब तुम भूमध्य रेखा के करीब होते हो तो भूमध्य रेखा के करीब होने पर या फिर भूमध्य रेखा पर जो दिन और रात की अवधि होती है उसमें फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दिन 12 घंटे का हुआ तो रात भी 12 घंटे का होगा, ऐसा होगा। लेकिन जब हम लोग ऊपर की ओर चले जाते हैं, मतलब कि भूमध्य रेखा से दूर चले जाते हैं, तो उत्तर की ओर जाने पर हमारे दिन और रात में फर्क आने लगता है। मतलब तुम देखते हो ना, तुम अगर यूपी बिहार में रहते हो तो तुमने देखा होगा कि भाई गर्मी के दिनों में क्या होता है, दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटा हो जाता है, और सर्दी के दिनों में रात बड़ी हो जाती है और दिन छोटा हो जाता है। लेकिन तुम अगर जाकर के भूमध्य रेखा पर बैठ जाओ तो तुमको ऐसा कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं तुम अपने यूपी बिहार से निकल करके रशिया में चले जाओ तो वहां पे और ज्यादा तुमको अंतर देखने को मिलेगा। समझ गए? तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर तुम उत्तर की ओर जाओगे वैसे वैसे दिन रात की अवधि में तुमको अंतर देखने को मिलेगा, गर्मी सर्दी में बहुत फर्क हो जाएगा। यह बात यहां पर बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या बोलता है? भारत तथा विश्व। इसमें क्या बात कर रहा है? बोल रहा है कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भैया ठीक है, हमको पता है कि हमारा भारत देश किस महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है। ये देखो एशिया महाद्वीप का नक्शा है। एशिया महाद्वीप के नक्शे में देखो तो ये हमारा क्या हो गया?
हमारा पूर्वी हिस्सा हो गया, ये हमारा पश्चिमी हिस्सा हो गया। और भारत को देखो तो लगभग बीचों बीच है, पूर्वी न पूर्वी में है न पश्चिमी में है, ठीक है भैया, बीचों बीच है। अब लेकिन इसके बाद अगर हम लोग उत्तर दक्षिण विस्तार को देखें तो यहां पर हमारा भारत क्या है भाई, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। दक्षिणी विस्तार कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि देखो भैया यहां पर हमारा पूरा एशिया, ये उत्तर का हिस्सा, ये दक्षिण का हिस्सा। तो देखो हमारा भारत लग रहा है कि नहीं कि भाई दक्षिण में निकला हुआ है बाहर की ओर, तो यही बोल रहा है कि हमारा भारत क्या है, एशिया का दक्षिणी विस्तार लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद आगे बोलता है कि हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि देखो यहां पर हमारा देश है भारत, भारत के अगर तुम दक्षिण हिस्से में देखोगे, नीचे के नक्शे को देखोगे तो यहां पर कौन सा सागर है, यहां पर है हिंद महासागर, ठीक है। अब हिंद महासागर का नाम भारत के ऊपर पड़ा, क्यों पड़ा, क्योंकि देखो जो हिंद महासागर है उसमें सबसे अच्छा जगह, सबसे बीचों बीच कौन सा देश है, तो भाई हमारा देश है भारत, हिंदुस्तान। तो उसी के नाम पर इस पूरे सागर का हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशियन नाम रख दिया गया। और यहां पर हिंद महासागर की मदद से हम लोग चाहें तो अपने पूर्वी देशों से भी संपर्क बना सकते हैं, यहां से जाकर के चाइना वगैरह भी जा सकते हैं, यहां से जो हमारे अरब देश हैं वहां जा सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप जा सकते हैं, और यहां से इस रास्ते को पकड़ लिया तो यूरोप तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पर हिंद महासागर हमको एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, जिससे कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में या फिर भारत के जितने भी हमारे हिंद महासागर के पड़ोसी हैं वहां तक हम संबंध बना सकते हैं, वहां तक हम लोग अपना रास्ता आसानी से बना सकते हैं। ठब समझ गए। आगे क्या बोलता है कि हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, वही बात जो मैंने बोला। और इसी के कारण भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रख दिया गया है, हिंद महासागर या फिर अंग्रेजी में इंडियन ओशियन, ठीक है। आगे कहता है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब इसमें क्या बात बोल रहा है कि देखो पहले क्या होता था, पहले के लोगों को, पहले के लोग मतलब कि आज के 300-400 साल पहले अगर किसी व्यक्ति को यूरोप से यहां से आना होता था भारत में, तो वो क्या करते थे, पूरे अफ्रीका के चारों ओर ऐसे घूम करके आते थे। फिर क्या हुआ, यहां पर स्वेज नहर बना दिया गया। स्वेज नहर बनाने से यह हुआ कि यहां से लोग निकलेंगे, ऐसे घूमेंगे और ऐसे यहां पर भारत पहुंच जाएंगे। तो ये जो इतनी लंबी यात्रा करनी होती थी वो अब नहीं करना पड़ता है, 7000 किलोमीटर की दूरी अब कम हो चुकी है। यही बात हमारा बोल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या बोलता है, आगे बोलता है कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पूर्वों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। अब बोलता है कि देखो भारत जो देश है वो दुनिया के दूसरे देशों से हजारों सालों से व्यापार करते आया है, संपर्क में रहा है, लोगों का आवागमन होते रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले लोग समुद्री रास्ते से सफर करते थे, पहले लोग दर्रों के माध्यम से जमीनी रास्ते से सफर किया करते थे। जैसे यहां पर तुम अगर हमारे भारत देश को देखो तो बहुत पहले लोगों को समुद्री रास्ते पता नहीं थे, लोग समुद्री यात्रा नहीं करते थे। तो लोग क्या करते थे, जो यहां पर हिमालय का यह विस्तार है इसमें बहुत सारे दर्रे होते थे, तो दर्रों के माध्यम से इधर से भारत आते थे और इधर से जाते थे, ठीक है। बाद में जाकर के समुद्री रास्तों की जानकारी हो गई तो लोग समुद्री यात्रा करने लगे, समुद्र के माध्यम से आने जाने लगे, ठीक है। आगे कहता है कि इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे।
तो इन्हीं रास्तों से जो संपर्क था भारत के दूसरे देशों से, उन्हीं के माध्यम से हमारे विचार वहां तक पहुंचे, उन लोगों की बातें हम तक पहुंची, हमारी जो कहानियां वगैरह थी वो दुनिया तक पहुंची, हमारे जो व्यापार की चीजें थी जैसे कपड़े वगैरह थे, उन सब चीजों को वहां तक ले जाया जाता था बाजार में बेचने के लिए। इसके साथ ही वही बात बोलता है कि दूसरे देश यानी कि यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार, गुंबद वगैरह भी हमने जो सीखी है, आया है, वो इन्हीं रास्तों से हमारे देशों तक आया है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखें तो आगे क्या बोलता है, भारत के पड़ोसी देशों की बात करता है। पड़ोसी देशों की बात करें तो उससे पहले बता रहा है कि भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो पड़ोसी देशों के बारे में क्या बोलता है, बोलता है कि यहां पर थोड़ा सा एक लाइन, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन जो कि तिब्बत वाला हिस्सा हमारे देश की सीमा साझा करता है, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत सीमा साझा करता है। यह तो चीज आपको पता ही होगी। अगर नहीं पता है तो जरा सा मैं दिखा देता हूं कि भैया देखो यहां पर नक्शे में इस तरफ कौन सा देश है, पाकिस्तान है। यहां पर हम लोग अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा करते हैं, 108 किलोमीटर की सीमा है, लेकिन अभी वो हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए अभी हम लोग सीधे अफगानिस्तान में जा नहीं सकते। पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो जब आ जाएगा भारत के कब्जे में तो हम लोग सीधे अफगानिस्तान जा पाएंगे क्योंकि 108 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, इसके बाद इस तरफ हमारा उत्तर में चीन है, नेपाल है, यहां पर भूटान है। ठीक है, इसके बाद पूर्व में हमारे पास म्यांमार है और यहां पर है हमारा बांग्लादेश, इनके साथ सीमा साझा करते हैं। ये सब देश हो गए हमारे जमीनी पड़ोसी, यानी जमीनी सीमा इनके साथ हम लोग साझा करते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो आगे यहां पर हमारे समुद्र पर हमारे 2 द्वीप पड़ोसी हैं, पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। तो यहां पर जब भारत के नक्शे को तुम देखते हो तो यहां पर श्रीलंका तो तुमको साफ साफ दिखाई दे देता है जो कि हमारा पड़ोसी है, समुद्री सीमा हम साझा करते हैं। और यहां पर तुमको वैसे अगर दिखाऊं तो मालदीव भी हमारा पड़ोसी है जो जिनसे कि हम समुद्री सीमा साझा करते हैं। यहां पर देखो, तुम जब लक्षद्वीप समूह को देखोगे तो लक्षद्वीप समूह के थोड़ा सा दक्षिण में यहां पर मालदीव एक देश है जो कि द्वीपीय देश है। ठीक है, वहां पर द्वीप हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये हमारे 2 पड़ोसी हो गए। कैसे पड़ोसी, जिनसे कि हम समुद्री सीमा साझा करते हैं। कौन, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, अब यहां पर भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जिसको कि पाक जल संधि बोलते हैं, और यहां पर खाड़ी है जिसको कि मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर भारत और श्रीलंका के बीच में यहां पर हमारा है पाक जल संधि। ठीक है, ये हो गया पाक जल संधि, और ये जो खाड़ी हो गई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद यहां पर बोलता है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत में कैसे अलग दिखाई देता है। ठीक है, ये देखना है आपको। ठीक है, इसके बाद और कुछ जानकारियां हैं जो कि यहां पर दी गई हैं, इसको जरा सा देख लेते हैं। क्या बोलता है, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, किस तरफ कितने, ये पता कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यह पता कीजिए। इसके बाद कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते, यह भी आपको पता करना है। यह सब थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न इनसे बन सकता है, इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद देखें तो और क्या बात बता रहा है कि देखो सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, 2 प्रकार के राज्य होते थे जब देश आजाद नहीं था, प्रांत और रियासत। प्रांत मतलब क्या, मतलब कि प्रांत मतलब अंग्रेजी सरकार सीधे अपने अधिकारी के जरिए वहां पर शासन करती थी, और रियासत मतलब कि यहां पर जो स्थानीय पहले राजा होते थे वो राजा अपना शासन चलाते थे, अंग्रेज वहां पर दखल नहीं दिया करते थे। समझ गए? तो यहां पर इस प्रकार के 2 प्रकार के हमारे देश में राज्य हुआ करते थे। ठीक है, तो यहां पर देखो ये अध्याय हमारा समाप्त हो रहा है, तो यहां पर एक सवाल देखो, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है, कर्क रेखा
किस किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा अगर हम लोग बात करें तो यहां पर उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको देखूं तो मैं जरा सा बता देता हूं कि किस किस राज्य से होकर के हमारा यहां पर कर्क रेखा गुजरता है। सबसे पहले तो तुमको यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य के बाद यहां पर राजस्थान के थोड़े से हिस्से से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। फिर आ जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है तुम्हारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है झारखंड, झारखंड के बाद आ गया कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद यहां पर आ जाता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद यहां पर क्या आ जाता है? हमारा आ जाता है मिजोरम। तो ये सारे 8 राज्य हैं जिनसे की होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यह भी बात ध्यान रखना, मैंने तुमको पहले ही बोला था। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे देखें तो और कुछ बातें हैं, तो ये सारे प्रश्न तो खास नहीं है, तुम आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं तुमसे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।